वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस लेक्चर वीडियो में देखें कि अगर हमारे पास तीन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे यहाँ पर मान लेते हैं पहला लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरा मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, और तीसरा मान लेते हैं a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 इक्वल टू 0। यहां पर हमारे पास तीन वेरिएबल में तीन लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और इसे हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस का क्या मतलब है? एक साथ हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मतलब है कि सॉल्यूशन फाइंड करना। सॉल्यूशन फाइंड करने का क्या मतलब है? वो एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और अगर ऐसा एक भी सॉल्यूशन आया ना तो हम उसे हम क्या बोलेंगे कि सिस्टम हमारा कैसा है? कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। इस पर हम पिछले लेक्चर वीडियो में भी बात कर चुके थे कि अगर एक भी सॉल्यूशन हुआ, मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, देन वी कैन से दैट द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब हो गया कि एक भी सॉल्यूशन नहीं है। सिंपल, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। और अगर एक भी सॉल्यूशन आया तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिस्टम हमारा कैसा है? कंसिस्टेंट। और अगर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, ये क्या हुआ यार, कट हो गया इसके ऊपर। अगर ऐसा एक ही सॉल्यूशन आया तो वो यूनिक भी होगा। यूनिक मतलब क्या होता है? खास। बोलते हैं ना कि बंदा यूनिक है तो यूनिक मतलब क्या होता है? खास, इकलौता। और एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन हो सकता है। और यहाँ पर इनफाइनाइट क्यों लिखा हुआ तो आगे हम समझेंगे यहाँ पर कि एक के बाद इनफाइनाइट ही क्यों लिखा हुआ है, 2 3 या 4 क्यों नहीं लिखा हुआ है, तो वो आगे हम देखेंगे। यहाँ पर एक के बाद इनफाइनाइट ही मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर। और ऐसा हो सकता है ना कि इसका एक ये भी सॉल्यूशन हो, मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, मतलब सारा वेरिएबल का वैल्यू इक्वल टू 0। तो उस तरह का सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? पहले ही बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर वीडियो में। इस तरह का सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। अदरवाइज इसके अलावा जो भी सॉल्यूशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो पिछले लेक्चर वीडियो में तो हमारा दो वेरिएबल इन्वॉल्व था, एक्स और वाई। तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 को हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहाँ पर तीन वेरिएबल इन्वॉल्व है ना, एक्स वाई और जेड। तो तीनों वेरिएबल का वैल्यू इक्वल टू अगर 0 होगा तभी हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन हमारा कैसा है? ट्रिवियल। ऐसा नहीं हुआ कि एक्स और वाई का वैल्यू 0 है तब भी आप ट्रिवियल बोल रहे हैं। नहीं, जेड को भी 0 होना पड़ेगा ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाने के लिए। तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज ट्रिवियल, अदरवाइज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। यही ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 1। जेड इक्वल टू 0 नहीं, अगर जेड इक्वल टू 0 लेंगे तो वो कैसा सॉल्यूशन हो गया हमारा? ट्रिवियल। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ये कैसा सॉल्यूशन हो गया हमारा? नॉन ट्रिवियल। ये सब तो हम पिछले लेक्चर वीडियो में ही पढ़ चुके थे ना, यहाँ पर एक तरह से रिवाइज हो गया, अच्छा हुआ। तो यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना है। पहला कि अगर एक भी सॉल्यूशन हुआ तो हम बोलेंगे सिस्टम हमारा कैसा है? कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। और सारा वेरिएबल का वैल्यू इक्वल टू 0 अगर सॉल्यूशन हुआ तो उस तरह का सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इसके अलावा जो भी होगा उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आगे बढ़ेंगे। यहां पर हमारे पास तीन वेरिएबल में तीन लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और यहां पर हमें इसे सॉल्व करना है। तो पिछले लेक्चर वीडियो में तो हम दो वेरिएबल के लिए देख चुके थे कैसे सॉल्व करते हैं। इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे कि तीन वेरिएबल के लिए हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें कि ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, दो वेरिएबल में तो हम देखे थे क्या, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन ए एक्स लिखेंगे यहां पर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 किसे रिप्रेजेंट करता है? प्लेन को। किसे रिप्रेजेंट करता है? प्लेन को। लिखेंगे यहां पर प्लेन इन 3D, प्लेन इन 3D। तो x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 किसे रिप्रेजेंट करता है? एक प्लेन को 3D में। ये तो 3D टॉपिक जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल में जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी से यहां पर ध्यान रखिएगा कि x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 किसे रिप्रेजेंट करता है? एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर इस तरह का तीन है, तो ये तीन यहां पर तीन है तो मतलब ये तीन प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तीन है ना ऐसा, तो यहां पर इसे ये हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंट 3 प्लेन इन 3D। ठीक है, तो इस बात का ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है यार, यहाँ पर समझ जाइए बस। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 अगर प्लेन को रिप्रेजेंट करता तो ऐसा यहाँ पर तीन है, मतलब तीन प्लेन को ये रिप्रेजेंट। यहाँ पर कितना प्लेन है हमारा? तीन प्लेन है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पिछले लेक्चर वीडियो में हम डी डी एक्स डी वाई डी जेड के बारे में बात किए थे। डी क्या था हमारा? डी के लिए हम क्या करते हैं? एक्स वाई जेड को डिलीट कर दिया और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा हमारा? डी। क्या बचा? a1 a2 a3 b1 b2 b3। ये क्या हो गया हमारा? और इधर c1 c2 c3, ये क्या हो गया हमारा? डी।
और इसी तरह हम dx भी निकाल सकते हैं। dx हमारा क्या हो जाएगा, इसे इरेज कर लेंगे। dx हमारा क्या हो जाएगा, x के साथ क्या क्या कोफिशिएंट है यहाँ पर, a1 a2 a3, तो a1 a2 a3 हटा करके d में क्या रख देंगे, d1 d2 d3, d1 d2 d3, और बाकी सबको एज इट इज रहने देंगे। मतलब आगे क्या है हमारे पास, b1 b2 b3 कॉलम 2 में, और कॉलम 3 में क्या है, c1 c2 c3। तो ये हमारा बन गया dx। अब इसी तरह हम dy भी निकाल सकते हैं। dy हमारा क्या आ जाएगा, लिखेंगे इधर, dy हमारा क्या आ जाएगा, y के साथ कोएफिशिएंट क्या है हमारा, b1 b2 b3, तो b1 b2 b3 हटा कर क्या रख देंगे, d1 d2 d3, तो b1 b2 b3 हमारा सेकंड कॉलम है, तो उसे हटाकर हम क्या लिख देंगे, d1 d2 d3, और बाकी सबको एज इट इज लिख देंगे। मतलब कॉलम 1 में क्या है हमारा, a1 a2 a3, a1 a2 a3, और इधर क्या है हमारे पास, c1 c2 c3। dx हो गया, dy हो गया। इसी तरह dz भी हम निकाल सकते हैं। dz क्या हो जाएगा हमारा, z का कोएफिशिएंट क्या है, c1 c2 c3, तो जहां c1 c2 c3 है उसे हटाकर हम d1 d2 d3 लिख देंगे। तो यहां पर लिख दीजिए d1 d2 d3, और बाकी d को एज इट इज लिख दे, a1 a2 a3, और इधर क्या है, b1 b2 b3, b1 b2 b3। तो इस तरीके से आप dx dy dz और d को आप लिख सकते हैं। अब यहां पर लिखे क्यों है dx dy dz और d, देखेंगे यहां पर d हमारा क्या था, d का वैल्यू यहां पर देखेंगे, d का वैल्यू हमारा क्या है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ऐसा करते हैं ना, यहां पर x से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब यहां पर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बनेगा, xd, और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, x टाइम्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इस x को अंदर भेज देंगे तो यहां पर x आ जाएगा, यहां पर x आ जाएगा, और ये गायब। अब यहां पर एक हम ऑपरेशन लगाएंगे, कौन सा, कहां लिखें, इधर ही लिख लेते हैं। ऑपरेशन क्या लगाएंगे यहां पर लिखे क्या, ऐसे तो हम ऊपर लिखते हैं, ऊपर ऊपर सही लगता है मुझे, बट ऊपर तो ये सब लिख दिए, भर गया। तो ऐसा करते हैं, इधर ही लिख लेते हैं। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे यहां पर, कॉलम 1 में ऐड करेंगे y टाइम्स ऑफ कॉलम 2 प्लस z टाइम्स ऑफ कॉलम 3। तो जो d है हमारा वो क्या बन जाएगा, y टाइम्स ऑफ b1 प्लस z टाइम्स ऑफ c1, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस y टाइम्स ऑफ b2 प्लस z टाइम्स ऑफ c2, और यहां पर क्या बन जाएगा, y टाइम्स ऑफ b3 प्लस z टाइम्स ऑफ c3। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z लिखा हुआ है, और इसका वैल्यू हमें पता है क्या, d1, तो इसे हटाकर d1 लिख सकते हैं क्या। सिमिलरली इसे हटाकर d2, इसे हटाकर d3, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहीं पर हटा दे क्या, सही है, यहां पर ही हटा देते हैं, बार बार लिखने का जरूरत ही क्यों है, समझ गए ना आप। तो इसे हटाकर हम लिख दे रहे हैं d1 d2 d3, बट ये क्या लिखा हुआ है हमारा, dx, सेम ही तो है ना, dx, ये क्या आ गया हमारा dx, तो यहां से बोल सकते हैं dx। तो यहां से हम इधर लिख लेंगे, यहां से हमारा क्या आ गया, xd इक्वल टू dx। सिमिलरली अगर आप y से मल्टीप्लाई किए होते और फिर इसे सॉल्व किए होते तो वहां से हमारा क्या आ जाता है, yd इक्वल टू dy, और z से मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए होते तो वहां से हमारा क्या आता है, zd इक्वल टू dz। y से अगर आप मल्टीप्लाई किए होते तो y अंदर जाता है, कौन सा कॉलम में, कहां गया, d किधर था, इधर सेकंड कॉलम में जाता, तो y b1 y b2 y b3 बनता, और फिर वहां पर आप ऑपरेशन लगाते क्या, इस कॉलम में ऐड कर देते x टाइम्स ऑफ कॉलम 1 प्लस z टाइम्स ऑफ कॉलम 3, तो इस बार आपका dy निकल के आता, और z से करते तो वहां से आपको dz मिल जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब देखेंगे यहां पर, ये हमारा आ चुका है, आगे देखेंगे। नंबर 1, इसका सॉल्यूशन कब कब एग्जिस्ट करेगा, अगर d का वैल्यू नॉन जीरो हुआ तब तो एग्जिस्ट करेगा ना। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले फॉर सॉल्यूशन के लिए हम बात कर रहे हैं, कब कब एग्जिस्ट करेगा, अगर d नॉन जीरो हुआ तब तो एग्जिस्ट करेगा ही, अगर d का वैल्यू नॉन जीरो हुआ तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही। क्या आ जाएगा, d को उस तरफ भेजेंगे, क्या बनेगा हमारा, x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, और d को उस तरफ भेजे तो क्या बना, y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, और z का वैल्यू क्या आ जाएगा, dz अपॉन डी। कब, जब d का वैल्यू हमारा नॉन जीरो तब के लिए ये बात कर रहे हैं, और ये तो यूनिक आ रहा है ना,
तो यहाँ से ये बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे यूनिक, इधर इधर रहने देते हैं, इधर ही लिख लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और इस रूल को हम क्या बोलते हैं, पहले भी देख चुके थे, दो वेरिएबल में क्या बोलेंगे, क्रैमर्स रूल। और कुछ बचा क्या? हाँ, ये तीन प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और सॉल्यूशन कैसा आ रहा है हमारा, यूनिक। तो सॉल्यूशन यूनिक आ रहा है यहाँ पर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या, मतलब तीन प्लेन है ना, तो बुक, हाँ बुक को ऐसे खोल करके घर में जो भी दीवार होगा उस पर ऐसे रख देंगे। तो एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया आपका, और एक दीवार का प्लेन, इसे तीन प्लेन एज्यूम कर सकते हैं। तो इन तीनों में कॉमन पॉइंट आपका कौन सा है, ये वाला जो दीवार में टच हो रहा है, मतलब इन दोनों में भी टच हो रहा है और दीवार में भी टच हो रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये मान लीजिए दीवार है और दीवार पे आप इस तरह से बुक ऐसे रख दिए, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इन तीनों में कॉमन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री प्लेन्स। तो ये जो पॉइंट है वही आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस केस में आप इस तरह से समझ सकते हैं, कब, जब डी का वैल्यू हमारा नॉन जीरो होगा। आगे बढ़ेंगे, और पॉसिबिलिटी है क्या हमारा, देखेंगे यहाँ पर और पॉसिबिलिटी है क्या सॉल्यूशन का। हाँ, एक्स डी इक्वल टू डी एक्स था ना, अगर डी का वैल्यू जीरो हो जाता है तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा, देखेंगे यहाँ पर डी का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो सॉल्यूशन मिलेगा क्या। हाँ, अगर डी एक्स भी हमारा जीरो हो जाता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों जीरो, अगर दोनों जीरो हो जाएगा, डी का वैल्यू जीरो है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए डी एक्स को भी जीरो होना पड़ेगा, मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड सबको जीरो होना पड़ेगा। तो अगर सॉल्यूशन का बात करें तो डी का वैल्यू अगर जीरो हुआ तो डी एक्स डी वाई डी जेड को भी जीरो होना पड़ेगा, मतलब सब जीरो, तब पॉसिबल है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। और इस केस में सॉल्यूशन कितना आएगा हमारा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, वो तो जब हम क्वेश्चन करेंगे देख लेंगे, वहां पर एलिमिनेट करके निकालते हैं। फिलहाल यहाँ पे याद रखिए कि अगर डी एक्स डी वाई डी जेड और डी सब जीरो हुआ तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और इमेजिन कर सकते हैं क्या ये इसका प्लेन कैसा होगा हमारा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक के ऊपर दो तरह का पॉसिबिलिटी है। पहला, एक के ऊपर एक प्लेन हो, ये P1 P2 P3, तो एक को कॉन्सिडेंट प्लेन बोल सकते हैं आप। तो एक के ऊपर जब एक प्लेन है तो वहां पर तो बहुत सारा पॉइंट ही कॉमन आ जाएगा, तो यहां से बोल सकते हैं इनफाइनाइट। और क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है कि इन तीनों प्लेन के बीच एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो, इस तरह से बनेगा। और ये क्या हो गया यार, इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन तीनों के बीच एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको बोल सकते हैं हम कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री प्लेन्स। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, ये बस यही दो पॉसिबिलिटी है कि एक के ऊपर मतलब कॉन्सिडेंट प्लेन, मतलब एक के ऊपर एक प्लेन है, या फिर इन तीनों प्लेन के बीच एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा हमारा, या तो डी का वैल्यू नॉन जीरो हो, या फिर अगर डी का वैल्यू जीरो होता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए डी एक्स डी वाई डी जेड सबको जीरो होना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन के लिए बात कर लिए। अब सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा वो भी देख लेते हैं यहां पर। नंबर थर्ड, फोर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए यहां पर देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारा, सॉल्यूशन कब नहीं होगा, डी का वैल्यू तो जीरो हो जाए, बट मान लेते हैं डीएक्स का वैल्यू हमारा नॉन जीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा जीरो और राइट हैंड साइड नॉन जीरो। ऐसा पॉसिबल है क्या, लेफ्ट हैंड साइड जीरो इक्वल टू नॉन जीरो, मतलब जीरो इक्वल टू नॉन जीरो, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं देगा। तो यहां से बोल सकते हैं फॉर नो सॉल्यूशन डी तो हमारा जीरो हो, बट डी एक्स ऐसा, लेकिन डी एक्स के साथ ही सिर्फ नहीं है ना, डी वाई डी जेड के साथ भी है, मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड इनमें से कोई भी एक अगर नॉन जीरो होता है तो वहां से हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहां पर लिखेंगे बट
dx हटा दीजिए, एटलीस्ट वन ऑफ dx dy dz इज नॉन जीरो। मतलब अगर इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो हुआ ना तो हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं dx नॉट इक्वल टू जीरो और dy नॉट इक्वल टू जीरो और dz नॉट इक्वल टू जीरो। तो इन इन तीनों में से अगर कोई एक भी करेक्ट हो गया तो हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और आप इमेजिन कर सकते हैं क्या, मतलब प्लेन कैसा होगा हमारा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना सॉल्यूशन। तो एक तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। मतलब इस बार बुक को आप ऐसे खोलेंगे ना तो एक प्लेन तो ये मान लीजिए, एक दूसरा प्लेन ये मान लीजिए, और तीसरा प्लेन ये सरफेस मान लीजिए, मतलब टेबल मान सकते हैं या फिर फर्श पे रख सकते हैं, मतलब फ्लोर पे रख सकते हैं। तीन प्लेन, तो इन तीनों के बीच आप देखिए कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। इन तीनों के बीच ऐसे, इन तीनों के बीच आप देख सकते हैं कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। मतलब ऐसे, ये नीचे तो दिख नहीं रहा है, नहीं तो आपको दिखाते हैं। एक प्लेन ऐसे और एक प्लेन ऐसे, एक प्लेन ऐसे, तो इन तीनों के बीच कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो यहां से इस तरह का बनेगा। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ, एक पॉसिबिलिटी और है, एक नहीं दो पॉसिबिलिटी और है कि दो प्लेन तो हमारा ऐसा हो, मतलब दो पैरेलल प्लेन और एक इस तरह से प्लेन हो। दो प्लेन पैरेलल, मतलब एक प्लेन ऐसे, एक प्लेन ऐसे और तीसरा प्लेन ऐसे। इसमें भी देख सकते हैं कि हमारा कोई भी कॉमन, तीनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। और हो सकता है क्या, हाँ तीनों पैरेलल हो, ये भी तो हो सकता है ना कि तीनों प्लेन ही हमारा पैरेलल है। इस केस में भी हमारा कहाँ गया, और कोई पॉसिबिलिटी? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। और कोई पॉसिबिलिटी फिलहाल तो नहीं है। तो तीन प्लेन के बीच सॉल्यूशन कब नहीं होगा, या तो दो, कोई भी दो पैरेलल हो जाए, या फिर तीनों पैरेलल हुआ तब तो नहीं होगा, या फिर इस तरह का बन जाए ट्रायंगुलर प्रिज्म, ऐसा बोल सकते हैं इसे, प्रिज्म शेप का बन जाए। ठीक है, और कुछ बचा गया? बस इतना ही। तो इसे एक बार बाइंड अप कर लेते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, चेक डी। सबसे पहले आप डी चेक करेंगे। तीन तरह का पॉसिबिलिटी बनता है आपका यहाँ पर। डी सबसे पहले अगर आपका नॉन जीरो हो गया तो यहाँ से कैसा सॉल्यूशन मिलेगा हमें, यूनिक सॉल्यूशन। क्रैमर्स रूल से आप निकाल लेंगे सॉल्यूशन को। और यहाँ पर कैसा होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस तरीके से, इस तरीके से। और प्लेन ऐसा होगा आपका। और अगर डी का वैल्यू आपका जीरो हुआ, डी का वैल्यू इक्वल टू जीरो, तो आप चेक करेंगे कि डी एक्स या तो डी एक्स डी वाई डी जेड भी आपका जीरो होगा। ऐसा हुआ तो यहाँ से कितना आएगा आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और कुछ बचा गया? हाँ, कैसा बनेगा ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, एक के ऊपर एक, या फिर इन तीनों के बीच एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो, इन तीनों के बीच एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो। ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर आपका डी का वैल्यू तो जीरो है, बट डी एक्स और डी वाई और डी जेड, इन तीनों में से यहाँ पर और है, अच्छे से लिख लीजिएगा इधर, डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और डी वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो और डी जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड में से अगर कोई भी एक नॉन जीरो हुआ ना तो वहाँ से हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और कैसा बनेगा हमारा, या तो दो प्लेन पैरेलल और एक इस तरह से, और दूसरा ये बोल सकते हो झोपड़ा, मतलब झोपड़ी, झोपड़ी शेप में ऐसा।
ठीक है, ये बन सकता है आपका। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। ये हमारा क्या है, सिस्टम ऑफ होमोजेनस लीनियर इक्वेशन। होमोजेनस लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं, इसका कांस्टेंट टर्म जीरो हो। देखिए यहाँ पर सारा का कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, जीरो। या फिर दूसरा ये बोल सकते हैं कि x के जगह पे kx, y के जगह पे ky, या और z के जगह पे अगर हम kz रखें तो इक्वेशन पे कोई फर्क अगर नहीं पड़ता है तो हम क्या बोलेंगे, ये लीनियर इक्वेशन हमारा कैसा है, होमोजेनस। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं x के जगह पर अगर आप kx रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a1 kx, y के जगह पे ky रखेंगे तो ये क्या बनेगा, b1 ky प्लस c1, z के जगह पे के जेड रखेंगे तो ये हमारा जीरो। अगर के कॉमन भी ले लिए बाहर तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि दिस वन इक्वल टू जीरो, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू जीरो। मतलब जो इक्वेशन था वही आ गया हमारा वापस से, मतलब कोई फर्क पड़ा गया, कैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। तो हम बोलेंगे सिस्टम हमारा कैसा है, होमोजेनस लीनियर इक्वेशन। आप तो बस इससे याद रखिए कि कांस्टेंट टर्म हमारा जीरो होता है होमोजेनस लीनियर इक्वेशन में। आगे बढ़ेंगे। यहां पर अगर इसका डी का बात करें तो डी हमारा कैसा है, a1 a2 a3 और b1 b2 b3 c1 c2 c3। डी हमारा ये। dx का अगर हम बात करें तो dx हमारा क्या बनेगा, a1 a2 a3 के जगह पे क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0, इधर b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो एक पूरा का पूरा कॉलम ही जीरो हो गया तो इसका वैल्यू तो जीरो ही आएगा। सिमिलरली डी वाई भी हमारा जीरो ही आएगा, सिमिलरली डी जेड भी हमारा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों हमारा जीरो हो गया। तो अगर डी का वैल्यू हमारा नॉन जीरो हुआ, डी का वैल्यू नॉन जीरो हुआ तो एक्स का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी, और डी एक्स तो जीरो है ना, तो डी एक्स जीरो है तो ये इसे जीरो ही बना देगा। और सिमिलरली वाई का वैल्यू डी वाई अपॉन डी, तो ये भी हमारा जीरो ही हो जाएगा, डी वाई क्योंकि जीरो है। सिमिलरली z इक्वल टू डी जेड अपॉन डी होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक्स वाई जेड तीनों हमारा जीरो हो जाएगा। कब, जब डी का वैल्यू हमारा नॉन जीरो हो। यहाँ पर लिखेंगे जब डी का वैल्यू हमारा कैसा हो, नॉन जीरो। लेकिन अगर डी का वैल्यू डी का वैल्यू अगर हमारा जीरो होता है तो यहाँ पे दूसरा देखेंगे, आगे लिखेगा, इन्हें इधर ही लिख लेते हैं आगे, फिर ऐड करना पड़ेगा, या ऐड कर ले क्या, नहीं रहने देते हैं, ऐसे ही समझ लेते हैं। तो dx ये तो हम देख लिए जब d का वैल्यू हमारा नॉन जीरो। अगर मान लेते हैं d का वैल्यू जीरो है और dx dy dz तो ऐसे भी इसका जीरो है, तो अगर d का वैल्यू जीरो होता है तो यहाँ से तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे दो तरह के, पहला अगर d का वैल्यू हमारा जीरो हो गया तो dx dy dz तो ऐसे भी इसका जीरो है, तो अगर डी का वैल्यू जीरो हुआ तो यहाँ से कितना सॉल्यूशन आ जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और दूसरा मान लेते हैं यहाँ पर नंबर 2 कि डी का वैल्यू हमारा नॉन जीरो है, तो यहाँ से अगर डी का वैल्यू नॉन जीरो हुआ तो एक ही सॉल्यूशन दिख रहा है, 0 0 0 0, और सारा वेरिएबल का वैल्यू इक्वल टू जीरो, तो उसे हम किस तरह का सॉल्यूशन बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अच्छा d इक्वल टू जीरो में इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा क्या, हाँ, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो, मतलब z एक्स वाई जेड के जगह पे आप जीरो रखेंगे, मतलब x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो, तो इसका सॉल्यूशन होगा ही हमेशा, क्योंकि x के जगह पे जीरो रखिए, y के जगह पे जीरो रखिए, z के जगह पे जीरो रखिए, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो d का वैल्यू जीरो हो या ना हो, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो रहेगा ही। तो यहाँ से बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ट्रिवियल, ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल दोनों होगा इसमें, ठीक है। और मजेदार बात इसमें पता है क्या है होमोजेनस में, कि डी का वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, और डी का वैल्यू जीरो है तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। मतलब इसका सॉल्यूशन किसी भी हाल में होगा ही, कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा ही, कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा ही। तो हम क्या बोलेंगे कि सिस्टम हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट। तो इतना श्योर है कि सिस्टम हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट। तो होमोजेनस लीनियर इक्वेशन हमेशा हमारा कंसिस्टेंट होता है, और कम से कम एक सॉल्यूशन होगा ही, कौन सा, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो, याद रखिएगा ये। आगे बढ़ेंगे, ये क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, और नीचे भी सेम ही है, बस d2 इक्वल टू d2 है, सेकंड थर्ड वाले में d3 है। तो क्या इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबको इक्वल कर दीजिए,
तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3। अगर ये हुआ तो सॉल्यूशन होगा। तो फोर सॉल्यूशन लिख लीजिएगा यहाँ पे, फोर सॉल्यूशन d1 d2 d3 सबको बराबर होना पड़ेगा। क्यों? एलएचएस इक्वल मतलब ये क्वांटिटी d1 का भी बराबर है, d2 का भी बराबर है, d3 का भी बराबर है। तो सॉल्यूशन होने के लिए d1 d2 d3 सबको बराबर होना पड़ेगा। और सॉल्यूशन कब नहीं होगा? सॉल्यूशन कब नहीं होगा? फॉर नो सॉल्यूशन देख लेंगे। अगर d1 d2 d3 अगर इनमें से कोई भी दो बराबर नहीं हुआ तो हमें सॉल्यूशन फिर नहीं मिलेगा। सिंपल लिखिएगा यहाँ पर, एटलीस्ट बट करके लिखिएगा, एटलीस्ट टू ऑफ d1 d2 d3 आर नॉट इक्वल, then नो सॉल्यूशन। सिंपल, देन क्या? नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर d1 d2 d3 बराबर हुआ तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक ही प्लेन ही एक ही हो जाएगा ना। d1 d2 d3 अगर बराबर हो गया तो एक ही चीज तीन बार लिखा हुआ है तो सॉल्यूशन क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। तीनों में कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। लेकिन अगर d1 d2 d3 में से कोई भी दो आपस में बराबर नहीं हुआ तो वहां से फिर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और इसमें खास बात यह है कि इसका डी जीरो है, इसका डी जीरो है। कैसे? देखिएगा यहाँ पर डी क्या है? a1 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 b1 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 c1 c1 c1। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना, तीनों रो ही सेम हो गया हमारा। दो ही अगर बराबर होता तब भी डी का वैल्यू जीरो होता है। यहाँ पर तीनों सेम है तो डी का वैल्यू तो जीरो होगा ही। और डी एक्स का क्या देखें यहाँ पर, तो डी एक्स हमारा क्या रहेगा? a1 a1 को हटा के हम क्या लिख देंगे? d1 d2 d3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? b1 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 और यहाँ पर c1 c1 c1। तो यहाँ पर अगर b1 c1 अगर हम बाहर निकाल लिए तो अंदर में क्या आ जाएगा? 1 1 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 1 1 और यहाँ पर भी 1 1 1 और दो कॉलम ही सेम हो गया, दो कॉलम ही सेम हो गया। अब दो कॉलम ही सेम हो गया और हमें पता है कि अगर दो रो या फिर दो कॉलम सेम हो जाता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। सिमिलरली डी वाई भी जीरो और डी जेड भी जीरो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका डी, देखिएगा यहाँ पर, इसका डी एक्स डी वाई डी जेड सब इक्वल टू जीरो है। फिर भी यहाँ पर अगर d1 d2 d3 में से कोई भी दो बराबर नहीं होता है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन ये क्या पहले जो हम पढ़े थे वो गलत था क्या? यहाँ पर ये गलत था क्या? dx dy dz के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन? नहीं, गलत नहीं था। यहाँ पर क्या था ना, देखिए कहाँ गया, यहाँ पर हम सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन कब होगा ये देख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं देख रहे कि ये dx dy dz मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू हम जज नहीं कर रहे कि सॉल्यूशन है कि नहीं। सॉल्यूशन है तब डिटरमिनेंट क्या है हमारा, मतलब dx dy dz का वैल्यू क्या है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब डी का वैल्यू से हम यहाँ पे जज कर रहे हैं कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं। सॉल्यूशन है तब डी क्या है हमारा, डी का नेचर कैसा है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। मतलब फॉर सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि दोनों में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है और आपको कहीं पर दिक्कत भी नहीं आएगा, बस इस तरह का चेक कर लीजिएगा कहीं ऐसा ना बन रहा हो। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? अगर d1 d2 d3 बराबर हुआ तो एक के ऊपर एक ही हो गया, मतलब एक ही प्लेन हो गया, एक तरीके से बोल सकते हैं एक ही प्लेन है हमारा। और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? जब d1 d2 d3 में से कोई भी दो हमारा नॉट इक्वल हो जाए। और आगे बढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर सारा बराबर है तब तो ठीक, बहुत सारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन अगर कोई भी d1 d2 d3 में से कोई भी दो आपस में बराबर नहीं हुआ तो हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करे। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए तीनों को बराबर होना पड़ेगा। हालांकि इस केस में dx dy dz और d सब हमारा इक्वल टू जीरो है। आगे बढ़ेंगे, यहां पर क्या बोल रहा है हमसे? इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो। मतलब ahg bf bf c, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं यार, ये क्वाड्रेटिक में पढ़े थे हम और वहां पर बताया भी थे कि कैसे इसे सॉल्व करना है। और यहाँ पर बोल क्या रहा है? रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy hxy
प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि इसे हम इस तरीके से लिख सकें a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब हम इसे इस फॉर्म में ब्रेक कर सके। रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, दो स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन में इसे लिख सके, मतलब दो स्ट्रेट लाइन का प्रोडक्ट में इसे लिख सके। तो पहला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमारा ये रहा और स्ट्रेट लाइन 1 और दूसरा स्ट्रेट लाइन ये रहा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट में हम इसे लिख सके। और ऐसा कब होगा, जब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा। और ये आया कहां से, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन में थोड़ा डिटेल में जाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को यहां से हम निकालते थे ना, रूट कैसे निकालते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स माइनस, अगर इसका रूट अल्फा बीटा है तो मान लेते हैं पहला रूट ये है माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन a 2a, और यहां से माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 0। और यहां पर हमारा ये x में अगर इसे क्वाड्रेटिक माने तो इसे हम इस तरीके में ब्रेक कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से ब्रेक करिएगा तो d में y इन्वॉल्व होगा, जबकि हमें y पे रूट नहीं चाहिए, हमें y कैसे चाहिए, ऐसा y पे रूट नहीं चाहिए, मतलब d हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी y पे रूट नहीं होगा। और d परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब यहाँ पर जब आप करेंगे तो d भी हमारा एक क्वाड्रेटिक बनेगा, y में क्वाड्रेटिक बनेगा, और y में क्वाड्रेटिक हमारा कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो y में क्वाड्रेटिक और वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बने, ऐसा कब होगा, जब उस क्वाड्रेटिक का d 0 होगा, जब उस क्वाड्रेटिक का d इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से यहाँ पर जो d है, d इज अ, या इस केस में अगर बात करें d इज अ क्वाड्रेटिक इन y, और वो हमारा क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब बनाएगा, जब इस क्वाड्रेटिक का d हमारा इक्वल टू 0 हो। तो जब वहां पे d इक्वल टू 0 आप लगाएंगे तो वहां से आपका यही चीज निकल के आएगा, AHG BF C इक्वल टू 0, तो वहां से हमारा ये आता है। तो फिलहाल अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में देखेंगे, और क्वाड्रेटिक में तो हम देख ही चुके हैं, दोबारा फिर सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, एक ही चीज 50 बार। तो स्ट्रेट लाइन में इसमें डिटेल में फिर से बात करेंगे, क्वाड्रेटिक में एक बार बात कर चुके हैं, आप चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं, सेम चीज ही है। तो याद रख लीजिए क्या, ऐसे HG हो गया, BF हो गया, C इक्वल टू 0, दिस वन इक्वल टू 0। और ऐसे भी याद रख सकते हैं ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CS स्क्वायर इक्वल टू 0, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और ये आप इतना बार देखेंगे ना 2-3 चैप्टर में आता है, 2-3 टॉपिक में आता है, तो आप इतना बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आधा तो ऐसे ही याद हो गया, HG BF C, सिंपल, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0, इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, इस डिटरमिनेंट को बस ओपन करके लिख दिया है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका 0 होगा अगर ये स्ट्रेट लाइन का पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो स्ट्रेट लाइन को पेयर को रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है कि दो स्ट्रेट लाइन का इस तरीके से प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अभी डिटरमिनेंट फिर सिर्फ पढ़ रहे हैं तो डिटरमिनेंट पे ही हम रहेंगे, स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाएंगे। तो डिटरमिनेंट में बस आपका इतना ही काम आएगा कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 से ही आपको ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आगे बढ़ेंगे, नोट नंबर 3, फॉर्मूला है सिंपल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जब कभी भी आपको 3 पॉइंट x1, y1, x2, y2 और x3, y3 दिया हुआ रहेगा तो आप इस फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हैं किसी भी ट्राइंगल का। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना कि 3 पॉइंट है 3 कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट मतलब एक ही लाइन पे है तीनों पॉइंट, तो उसे इस आइडिया से सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ, सिंपल। कैसे? कोलिनियर पॉइंट बोल रहा है मतलब उसका एरिया कैसा हो गया? 0। इस 3 पॉइंट का अगर एरिया का बात करें तो वो कैसा हो गया हमारा? 0। तो यहाँ पे इसका यूज ले सकते हैं। तो जब कभी भी 3 पॉइंट आपको कोलिनियर बोल रहा होगा तो आप वहां से बोल सकते हैं कि इस तीनों पॉइंट का डिटरमिनेंट का मतलब इस तरीके से इसका डिटरमिनेंट वैल्यू लिखे तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? हमारा 0। ठीक है, तो याद रखिए कि अगर 3 पॉइंट है और कोलिनियर है तो x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1
का डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो जाएगा, वेयर x1, y1, x2, y2, x3, y3 इज अ कॉलिनियर पॉइंट, आर कॉलिनियर पॉइंट। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला से ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, और पॉइंट्स का x1 कॉमन, पॉइंट्स क्या है हमारा x1, y1, x2, y2 इज, सिंपल है यार, फॉर्मूला वाला चीज है यहाँ पर। अगर आपको 2 पॉइंट दे रखा है तो उससे आप एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। उससे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने का क्या मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है उसका इक्वेशन, वो स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों पॉइंट, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाला टोटल कितना स्ट्रेट लाइन होगा, सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन होगा, सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन होगा, सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन होगा ऐसा। और उसका इक्वेशन हम यहां से निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 कर देंगे। क्या बनेगा हमारा, देखिएगा यहाँ पर, वैसे तो हमें पता है y इक्वल टू mx प्लस सी इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, और क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी वी, सब सेम ही बात है, बस लिखने का अलग अलग तरीका है, वो स्ट्रेट लाइन में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे याद रखें कि y इक्वल टू mx प्लस सी या फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आपको दिखे तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाए, x y1 माइनस y2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा ना, माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से खोलते हैं ना, तो इधर माइनस y और इधर क्या आ जाएगा x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 प्लस 1, और इधर क्या आ जाएगा x1 y2 माइनस y1 x2। इस फॉर्म में तो आपको दिख रहा है क्लियरली, ये इस फॉर्म में बन गया ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो जब कभी भी आपको x1, y1, x2, y2 दिया रहेगा तो इन दोनों से गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप इस डिटरमिनेंट से भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ लिखा हुआ है, इक्वल टू 0, सिंपल करिएगा, वहाँ से आपका आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस ऐसे ही इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज अभी फिलहाल रख सकते हैं आप, और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये तो एंड हो गया हमारा। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर वीडियो में तो कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है हमने, हाँ कुछ भी नहीं डिस्कस किया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों इस लेक्चर वीडियो में कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, क्योंकि इसके बाद अप्रॉक्स शायद 4 लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन ही लेंगे, बैक टू बैक क्वेश्चन, 4-5 लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद जेई मेंस और जेई एडवांस का एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो अभी हमारा ये टॉपिक ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन कवर हो गया है, बस क्वेश्चन ही करेंगे 4-5। आगे का जो हमारा लेक्चर होगा वो सिर्फ क्वेश्चन होगा, और एंड करेंगे मेंस का पीवाईक्यू से, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और डिटरमिनेंट से सवाल पूछता है और आसान सवाल ही पूछता है। यहाँ पे तो हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में गए, मतलब सब कुछ भी बचा ही नहीं, मतलब एडवांस से भी शायद 2-3 कदम आगे का ही यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एग्जैक्टली तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन बहुत सारा, मोर देन इनफ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। और आपको ऑलमोस्ट हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। बस ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका बचा हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे क्वेश्चन बचा हुआ है। तो आगे आने वाला 4-5 लेक्चर वीडियो सिर्फ उस पर ही होगा हमारा। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।